आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। मानव का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसका जीवन भी अनेक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और वह अनुसंधानों के द्वारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति और बौद्धिक चिंतन में प्रगति भी हासिल करता आ रहा है। उसका अनुसंधान अनेक पक्षीय है, जैसे विज्ञान हो गया, मानविकी हो गया, साहित्य हो गया इत्यादि। अनुसंधेय विषय की प्रकृति, स्वरूप और स्वभाव के आधार पर ही अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार हैं। अनुसंधान के आरंभ में शोधकर्ता को विषय की प्रकृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर ही शोधकर्ता शोध की विधि एवं पद्धतियों को निर्धारित करेगा और निश्चित पद्धति से किए जाने वाले शोध से निकलने वाला परिणाम जो है वो सफल भी होगा और उसका स्तर भी ऊंचा होगा और कार्य भी बहुत व्यवस्थित होगा, कार्य संगठित भी होगा और काम धारावत आगे भी बढ़ेगा, मुश्किलें कम आएंगी। अतः अनुसंधाता को अनुसंधान की निश्चित प्रणालियों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। अब बात आती है कि अनुसंधान का आधार क्या है। अनुसंधान के प्रमुख चार आधार हैं। नंबर 1 विषय, नंबर 2 कार्य प्रणाली, नंबर 3 लक्ष्य और चौथा हो गया तर्क रीति। इन आधारों के अनुसार ही अनुसंधान का कार्य आगे बढ़ता है। किसी भी विषय पर कार्य प्रणाली और तर्क रीतियां निर्भर रहती हैं। जैसे यदि विषय विज्ञान से संबंध रखने वाला है तो उसकी कार्य प्रणाली प्रायोगिक होगी और इसी के आधार पर तर्क प्रस्तुत करके सिद्धांत या तथ्यों की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार मानविकी और साहित्यिक अनुसंधानों में उनके योग्य प्रणाली पर ही प्रक्रिया चलेगी। अतः अनुसंधान के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विषय अनुसार अनुसंधान, कार्य प्रणाली के अनुसार अनुसंधान, लक्ष्य के अनुसार अनुसंधान और तर्क रीति के आधार पर अनुसंधान। अब हम बारी बारी से हम एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं विषय अनुसार अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अनुसंधान के विषय प्राय 3 प्रकार के रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विज्ञान, दूसरा हो गया आपका साहित्य और तीसरा जो प्रकार है वो हो गया सामाजिक विज्ञान। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। पहला विषय हो गया विज्ञान, दूसरा हो गया सामाजिक विज्ञान और तीसरा हो गया साहित्य। इन तीनों विषयों की प्रकृति और स्वभाव और स्वरूप अलग अलग हैं, इसलिए तीनों विषयों के अनुसंधान की विधियां भी अलग अलग ही होंगी। सबसे पहले हम ले रहे हैं विज्ञान विषय को। अब विज्ञान विषय में प्राकृतिक विज्ञान जैसे रासायनिक, भौतिक, जैविक, वनस्पति आदि विज्ञान इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व के प्रतिभाओं का अध्ययन और आविष्कार होता है। प्रयोगों के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का निर्धारण करके नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और उन नियम और सिद्धांतों पर ही आगे चल के जो है वो उस विषय को समझाया जाता है। जैसे विज्ञान अपरिवर्तनशील है, वैसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान के सिद्धांत भी शाश्वत होते हैं। आगे आविष्कृत उन सिद्धांतों के आधार पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन और नए आविष्कार भी किए जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो न्यूटन के जो भूमि का आकर्षण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर बाद में बहुत सारे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सिद्धांत एक बार प्रतिपादित हो गए और उन सिद्धांतों के से संबंधित ही कोई नई बात भी अगर भविष्य में प्रतिपादित होती है तो वो भी ली जाती है, वो भी उसमें शामिल की जाती है। अब प्राकृतिक विज्ञान के भी 2 भाग हैं, जिसमें से एक भौतिक विज्ञान है और दूसरा जीवन विज्ञान है, या हम यूं कहें कि फिजिकल साइंसेस है और बायो साइंसेस है।
तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, फिजिक्स और रसायन, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, आदि की गणना होती है। इनमें प्रत्येक की बहुत सारी शाखाएं हैं और इनके अनुसंधान द्वारा आश्चर्यजनक प्रगति भी होती आ रही है। जैसे हम उदाहरण लें, केमिस्ट्री में बहुत सारे रसायनों का आविष्कार हुआ है, बहुत केमिकल्स जो हैं नए नए इजाद हुए हैं, कैसे उनको मानव के फायदे के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, वो सब बातें हुई हैं। और जीवन विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की गणना होती है, तो ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं। जीव विज्ञान में सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और ये अध्ययन के आधार पर ही सारे जीव विज्ञान में तरह तरह के जीवों का वर्गीकरण हुआ है और उनके बारे में बातें हुई हैं। अब हम दूसरे विषय को लेते हैं जो हमने लिया है सामाजिक विज्ञान। अब मानव जो है वो एक समाज का प्राणी है, अतः उसके जीवन के अनेक पहलू होते हैं और उसका समाज के अन्य प्राणियों के साथ का व्यवहार, उसके जीवन के प्रति दायित्व, उसका रहन सहन, उसके सोच विचार आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। साथ साथ जो समूह में जो मनुष्य की रहने की आदत है, उसमें सामूहिक सृजनात्मक प्रवृत्तियों का भी जिक्र होता है और पारस्परिक संबंधों का भी, समूह जीवन संबंधों का भी, और अन्य जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका भी अध्ययन इसी में शामिल किया जाता है। अब इसके अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान आदि विषय जो हैं वो इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। अब तीसरे में हम लेते हैं साहित्यिक अनुसंधान। साहित्य जो है मानव के भाव जगत से संबंध रखता है और मनुष्य भावों के कारण ही सभी प्राणियों से अलग है, क्योंकि भाव केवल मनुष्य ही समझता है, उसके हृदय एवं बुद्धि पक्ष से जो सृजित होता है। इसलिए भावों की मान्यता जो है वो बहुत से रूपों में रही है। साहित्य जो है वो मानव की प्रगति को भी दर्शाता है। यह स्थिति जो है उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं में हुए व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक और उसके भौतिक एवं भाव जगत के विकास को भी दर्शाती है। मानव के इतिहास को समझने में भी जो है साहित्य का अनुसंधान है वो बहुत सहायक रहता है। यही नहीं, विश्व के भिन्न भिन्न भाषाओं एवं बोलियों के उद्भव, विकास संबंधी अध्ययन, मनोविज्ञान आदि का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत भी आता है। इस प्रकार मानव जीवन और उससे जुड़ी हुई समस्त पहलुओं का जो अध्ययन है, जो अनुसंधान के योग्य है, वो विषय के आधार पर अनुसंधान के यही 3 प्रकार होते हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। विषय के आधार पर 3 प्रकार हैं अनुसंधान के, जिसमें से सबसे पहला वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा सामाजिक अनुसंधान और तीसरा साहित्यिक अनुसंधान। यहाँ हम यूँ कहें कि विज्ञान के विषयों से संबंधित जो अनुसंधान होगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान है विषय के अनुसार, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान आदि, ये सभी, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ये सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और साहित्यिक अनुसंधान में मानव से संबंधित, मानव के भावों से संबंधित जो भी बातें हैं, भाषा से संबंधित जितने भी पहलू हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अनुसंधान का दूसरा प्रकार लेने जा रहे हैं। वो दूसरा प्रकार कार्य प्रणाली के अनुसार अनुसंधान के कितने भेद हैं। अब विषय के अनुसार हो गया। अब दूसरे विषय चयन के बाद कार्य प्रणाली हमें देखनी होती है। तो कार्य प्रणाली के अनुसार कौन कौन से भेद होंगे अनुसंधान के, क्योंकि कार्य प्रणाली जो है वो विषय की प्रकृति, स्वरूप
स्वभाव के अनुसार ही जो है भिन्न भिन्न होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक, सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में सर्वेक्षणात्मक, या हम यूं कहें कि दस्तावेज उसमें चाहिएंगे, और जो है साहित्य में मननात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम विस्तार से बारी बारी से हम एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रयोगात्मक, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, शोध का प्रयोगात्मक जो है विधि। इसमें प्रायोगिक रूप में विषय का निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और वस्तुओं के गुणों, क्रिया, प्रतिक्रिया और उसके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण भी इसी में किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध का उद्देश्य नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग द्वारा वस्तुओं, तथ्यों या कारणों के बीच में आपसी संबंधों को आविष्कार करना है। प्राय सभी वैज्ञानिक विषयों के शोध जो हैं वो प्रयोगात्मक होते ही हैं। इसमें किसी अनुमानित या संकल्पित सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनसे सिद्धांत की प्रासंगिकता का आधार बन सके। तत्पश्चात उपकरणों व यंत्र सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में प्राथमिक तौर पर भौतिकता होती है और उपकरण एवं प्रयोग क्रिया दूसरे स्थान पर रहती है। फिर शोध संकल्पना से लेकर उसका आयोजन, निरीक्षण, परीक्षण, कार्यों की व्याख्या एवं निष्कर्ष तक में बौद्धिक क्रिया या चिंतन का विशेष महत्व होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम एक बार शोध को निर्धारित कर लेते हैं कि हमें शोध कार्य को इस विषय को, इस टॉपिक को लेकर चलना है, तो उसका निरीक्षण, परीक्षण, कार्यों की व्याख्या और निष्कर्ष में बौद्धिक क्रिया का चिंतन जो है वो विशेष महत्व रखता है प्रयोगात्मक विधि में। प्रयोगात्मक शोध से निकाले गए निष्कर्ष जो हैं वो प्रायः निश्चित होते हैं और ये निष्कर्ष सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं। समान वस्तुओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करके अनेक व्यक्ति प्रयोग करें तो निष्कर्ष भी लगभग एक से होते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ निर्धारित होता है। क्योंकि ये प्रयोगात्मक शोध जो है वो अधिकतर विज्ञान विषयों पर ही किया जाता है, तो इसमें सब जो चीज़ें हैं, जो निष्कर्ष भी निकलेगा तो वो सार्वकालिक ही होगा और सार्वभौमिक ही होगा। उसमें भिन्नता आने की गुंजाइश कम रहती है। प्रयोगात्मक शोध केवल वैज्ञानिक विषयों पर ही नहीं, जीवन के अन्य क्षेत्रों में जैसे तकनीकी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान आदि भी उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए भाषा जन्मजात आती है, सीखी जाती है। इसके संबंध में किया गया प्रयोग प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है, वो साहित्यिक अनुसंधान में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक शोध के भी आगे 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला सैद्धांतिक शोध, जिसको हम थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा क्रियात्मक शोध, जिसको हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रयोगात्मक शोध के भी आगे 3 प्रकार हैं, जिसमें थ्योरेटिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। सैद्धांतिक, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक, ये 3 शोध रहते हैं। आइए थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जानें। प्रयोगों के द्वारा सिद्धांतों का आविष्कार या फिर प्रतिपादन करना
सैद्धांतिक शोध कहलाता है। यानी प्रयोग के द्वारा हमने किसी सिद्धांत को आविष्कार कर लिया, अब वो सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित हो गया, तो ये जो बात है ये सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत आएगी। तथ्यों के जो आपस में संबंध है और जो भिन्न भिन्न कार्य कारण है, जो संबंधों की स्थापना करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करती है, तो इस प्रकार से सैद्धांतिक शोध का उद्देश्य है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, आइंस्टीन का संबंध सिद्धांत, आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आदि, इस प्रकार के जो शोध के उदाहरण हैं ये सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि सैद्धांतिक शोध से तुरंत व्यावहारिक प्रयोजन नहीं होता है, तो भी वही समस्त प्रायोगिक शोधों का आधार है। कहने का मतलब ये है कि प्रयोगात्मक शोध में ये जो सैद्धांतिक शोध का जो प्रकार है ये समस्त प्रायोगिक शोधों का आधार है। अब दूसरे नंबर पर आता है क्रियात्मक शोध। इसमें व्यवहारिक कार्य और अनुसंधान को सम्मिलित किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग समाज विज्ञान से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। किसी विशेष कार्य में कार्य करते हुए ही प्रयोग द्वारा उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए और सिद्धांतों और कार्य पद्धतियों का आविष्कार करने का नाम ही क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार इसी तरह का शोध है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में बोधपूर्वक इसे एक शोध पद्धति के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है, तो भी सीमित मात्रा में कुछ ऐसे शोध होते हैं और ऐसे शोधों में शोध का व्यवस्थित रूप न होने के कारण उनके परिणाम भी सीमित होते हैं। इसलिए ऐसे शोध सीमित मात्रा में ही संभव है। इस प्रकार के शोध का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि विविध ज्ञान क्षेत्रों के अनुसंधान और जीवन के व्यावहारिक कार्यों के बीच में जो खाई है उसे जाना जा सके। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान क्षेत्रों के अनुसंधान हो जाते हैं और जीवन में उनकी व्यावहारिकता क्या है, कहाँ तक वो व्यावहारिक हैं, जीवन में वो कहाँ तक उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो उससे जानना ही जो है वो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब आती है बात तीसरे नंबर पर प्रायोगिक शोध की। तो सैद्धांतिक शोध में प्रयोगों के द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन होता ही है, तो प्रायोगिक शोध में सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाता है या आविष्कार किया जाता है, या जो सैद्धांतिक शोध हमने किया है उसका परीक्षण भी हम कर सकते हैं कि वो कहाँ तक उपयुक्त है, और तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों का अनुसंधान इसी के अंतर्गत आता है। और सैद्धांतिक रूप से प्रतिपाद्य नियमों के आधार पर प्रायोगिक शोध करके हम वस्तुओं को व्यावहारिक रूप भी दे सकते हैं और इससे व्यावहारिक जीवन में उपयोगी समस्त की उपलब्धि भी होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सैद्धांतिक शोध में हमने सिद्धांत बनाए थे वो प्रायोगिक शोध में हम उसको प्रतिपादित कर लेते हैं, उसको करके देख लेते हैं। तो ये तो आपका हुआ एक प्रकार का शोध जिसको हमने अच्छे तरीके से समझा, जो कि जो शोध कौन से तरीके का था, ये जो हम कर रहे हैं विषय अनुसार शोध, इसी के अंतर्गत हमने 3 विषय लिए थे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और साहित्य। और कार्य प्रणाली के अनुसार जो अनुसंधान के भेद हमने किए उसमें सबसे पहले हमने लिया प्रयोगात्मक अनुसंधान, और प्रयोगात्मक अनुसंधान के ये 3 प्रकार हमने लिए। कौन कौन से? सैद्धांतिक शोध, प्रायोगिक शोध और क्रियात्मक शोध। अब हम दूसरे शोध पर आते हैं, सर्वेक्षणात्मक शोध।
मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो शोध के प्रकार चल रहे हैं ये कार्य प्रणाली के अनुसार शोध के प्रकार चल रहे हैं, और इसमें हम ये दूसरा प्रकार हम ले रहे हैं जिसका नाम है सर्वेक्षणात्मक शोध। हम जानते हैं कि सर्वेक्षण क्या होता है। सर्व जमा एक्शन से बना शब्द जो है सर्वेक्षण, इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से जांचना। अनुसंधान के संदर्भ में इसका अर्थ निकाला जाता है कि अनुसंधान जिस विषय का हो रहा है उसके प्रति संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, उसके विविध जो आयाम हैं उनकी मात्रा को जान लें, गुण को जान लें, गुण का अध्ययन कर लें। सर्वेक्षणात्मक शोध का प्रयोग वैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक सभी विषयों के अनुसंधान में होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे विज्ञान में हम वनस्पति विज्ञान का स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ अनुसंधान करना है, भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमें देखनी है, या एक ही प्रकार की वनस्पति में हमें भिन्न भिन्न तथ्यों की खोज करनी है, तो हमें वो जो भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं वो ढूंढनी पड़ेगी, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सामाजिक विज्ञान और साहित्यिक सभी विषयों में सर्वेक्षणात्मक शोध का प्रयोग होता है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या के आंकड़े जो हैं वो जनता की आर्थिक दशा को आंकने आदि के लिए सर्वेक्षण पद्धति ही अपनाई जाती है, और इसके अतिरिक्त भाषा या साहित्यिक क्षेत्र में भी इसका काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे बुंदेलखंड के लोकगीत, इसका हमें एक सर्वेक्षण करना है, तो सर्वेक्षण पद्धति में प्रतिभास के कारणों की पहचान से बढ़कर उसकी दशा का निर्धारण किया जाता है। कोई भी टॉपिक ले लो आप, है ना, जैसे राजस्थान की भिन्न भिन्न भाषाएं, तो उसमें भी सर्वेक्षण करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। पर कभी कभी प्रतिभास के कारणों को जानने के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाता है, और इसमें तथ्य संकलन, उनका विश्लेषण, उनकी व्याख्या और संश्लेषण करके उनके अर्थों व तथ्यों में क्या संबंध है वो ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा अनुसंधान के विषय के संबंध में गंभीर निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। अतः सभी अनुसंधानों की तरह इसमें भी कुछ एक समस्याएं भी आ जाती हैं। जैसे इसमें जो है अनुसंधान विषय की जो समस्या और उद्देश्य के अनुसार सर्वेक्षण को व्यापक बनाना पड़ता है। अगर इसको व्यापक नहीं बनाया जाए तो परिणाम जो है वो उचित नहीं आते हैं। इससे प्राप्त सामग्री के प्रासंगिक तत्वों को अलग करके उनका विश्लेषण भी करना पड़ता है। सर्वेक्षणात्मक शोध का उपयोग उद्योग विकास, व्यापार प्रसार, सामाजिक आदि के क्षेत्रों में समस्याओं और वास्तविक दशाओं को समझने के लिए और नई योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। नई योजनाएं कैसे बनेंगी? जैसे सपोज करो कि हमें ये जानना है कि एक जिले में जो भिन्न भिन्न तहसील हैं वहाँ शिक्षा का स्तर किस एरिया में, किस क्षेत्र में कम है, तो हम अगर जान जाएंगे शोध के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा, तो उसके बाद हम योजना बना सकते हैं, और जहाँ शिक्षा का स्तर कम है वहाँ हम हमारी योजनाएं हैं उनका पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और नई योजनाएं उस क्षेत्र में हम लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्वेक्षण में सामग्री संकलन, नमूनाकरण मतलब नमूना लेना, प्रश्नावली और साक्षात्कार पद्धतियों का उपयोग भी होता है। वो निर्भर करेगा हमारे विषय पर और हमारे उपविषय पर, और हम क्या किस प्रकार का शोध करने जा रहे हैं और क्या हमें चाहिए कि हमारे जो है क्या चीज़ हम जानना चाहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है दस्तावेजी शोध। भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेजों से सामग्री को संकलन करना और विद्वतापूर्ण विश्लेषण करना और उनका अध्ययन करना
और उसके बाद जो है कुछ निष्कर्ष पर आना, ये सब दस्तावेजी शोध में होता है। भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि से संबंधित शोधों में इसका विशेष महत्व है। इसमें दस्तावेजों में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन करना, इससे अज्ञात तथ्यों का उद्घाटन करना और इसी के अंतर्गत कानूनी दस्तावेज, सरकारी पत्र, रिकॉर्ड, रपटें, शासकीय आज्ञा पत्र, दान पत्र और भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों के प्रतिवेदन, भाविक रपटें और प्रमाण पत्र आदि का व्यापक उपयोग इस दस्तावेजी शोध में किया जाता है। इसके अलावा अखबारी समाचार, लेखों का भी दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनसे इतिहास, नीति, समाजशास्त्र, राजनीति आदि से संबंधित विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र, दैनिकियां, जीवनियां, आत्मकथाएं, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग विविध भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसंधानों में हो सकता है। अब नंबर 4 पर आता है मननात्मक शोध। मननात्मक शोध का संबंध चिंतन से है, इसलिए इसका सर्वाधिक प्रयोग मानविकी के विविध क्षेत्रों में, जिनमें से साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें सभी प्रकार के जो तथ्य और सृजनात्मक सामग्री है उनका अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है और मनन के द्वारा निश्चित निर्णयों का प्रतिपादन भी किया जाता है। चिंतन और मनन के द्वारा अध्ययन करने के कारण इसे अध्ययनात्मक शोध भी कहा जाता है। चिंतन और मनन के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप इसी चैनल का अनुसंधान और चिंतन नाम से जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया है। और मानविकी के अंतर्गत माने जाने वाले अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान आदि में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध जो वस्तुविद सत्य का चिंतन मनन करके सूक्ष्म सिद्धांतों का आविष्कार किया जाता है, और वैज्ञानिकी, दस्तावेजी और सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान में यही चिंतन मनन तर्क के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि साहित्य में तो सूक्ष्म सिद्धांतों का आविष्कार किया जाता है और वैज्ञानिक दस्तावेजों और सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान में यही जो चिंतन मनन है इसको तर्क के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब मननात्मक अनुसंधान जो है उससे प्रतिष्ठापित सिद्धांत जो हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों की तरह ही प्रयोग के द्वारा प्रमेय नहीं होते हैं। इसमें कल्पना और भावों की प्रधानता भी होती है और वैयक्तिक छाप भी पड़ती है। यही कारण है कि साहित्य कभी भी एक जैसा नहीं होता। एक ही काल में, एक ही समय में दो भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा एक ही विषय पर लिखी गई दो कहानियों में भिन्न भिन्न भाव रहते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम रहते हैं, भिन्न भिन्न जो है पात्र रहते हैं। मननात्मक अनुसंधान के कई भेद हो सकते हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गया जिसको हम निरूपणात्मक शोध कहते हैं, इंटरप्रिटेटिव रिसर्च हो गया जिसको हम व्याख्यात्मक शोध कहते हैं, और इवैल्यूएटिव रिसर्च हो गया जिसको हम हिंदी में मूल्यांकन शोध कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, लक्ष्य के अनुसार शोध के कितने प्रकार हैं।
अब मानव के द्वारा जो है किया जाने वाला हर अनुसंधान किसी न किसी एक लक्ष्य को लेकर ही किया जाता है। बिना लक्ष्य के तो अनुसंधान को हम कर भी नहीं सकते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में ये लक्ष्य चार स्तर का होता है: सकारात्मक, प्रतिमानक, सत्याख्यानक, या हम इसको सिद्धांत दर्शक कहते हैं, निर्माणात्मक। मैं एक बार इनको फिर से बता देती हूँ। सकारात्मक, जिसको हम इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। स्तर निर्णायक या प्रतिमानक, जिसको हम नॉर्मेटिव रिसर्च कहते हैं। तीसरा, थियोराइजिंग रिसर्च, जिसको हम सत्याख्यानक या सिद्धांत दर्शक भी कहते हैं। और चौथा, निर्माणात्मक या हम कंस्ट्रक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। हम इनको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले सकारात्मक या तथ्य निरूपक। यह वस्तुनिष्ठ अनुसंधान माना जाता है। इसमें जो प्राप्त तथ्यों के आधार पर वस्तुओं, प्रतिभासों और क्रिया प्रतिक्रियाओं के स्वरूप मात्र का निर्धारण जो है वो सकारात्मक रूप में होता है। इसमें अज्ञान तथ्यों तथा परवर्ती दशा में विश्लेषण और गंभीर अध्ययन व सैद्धांतिकरण के लिए योग्य सामग्री प्रस्तुत करना ही शोध माना जाएगा। और इस प्रकार के अनुसंधान से नए मूल्य सामने आते हैं। दूसरा, स्तर निर्णायक, जिसको हम नॉर्मेटिव रिसर्च भी कहते हैं। इस अनुसंधान का उद्देश्य मात्र स्वरूप निर्णय न होकर उसके स्तर को जांचना भी होता है। स्तर निर्णायक अनुसंधान ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें स्तर का विशेष स्थान होता है। इसमें सर्वेक्षण, विश्लेषण करके उसके प्रतिमानक या आदर्श रूप का निर्णय किया जाता है और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। नए सिद्धांतों को बढ़ाना इस विधि का लक्ष्य रहता है। तीसरे नंबर पर आता है सिद्धांत दर्शक, जिसको हम थ्योराइजिंग रिसर्च भी कहते हैं। इसमें गोचर वस्तु जो है वो सत्यों के लिए आधारभूत अगोचर वस्तु सत्यों की खोज करके सिद्धांत की घोषणा करना, लक्ष्य बनाना। अनुसंधान के तथ्यात्मक या सिद्धांत दर्शक जो अनुसंधान है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यक्तिगत दृष्टि और चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता है और तर्कपूर्ण मीमांसा के द्वारा सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। मानविकी के सभी विषय, विशेषकर दर्शन और साहित्य, फिलोसफी और लिटरेचर के अनुसंधान में इस प्रकार का अनुसंधान विशेष महत्व रखता है। चौथे नंबर पर आता है निर्णयात्मक या रचनात्मक शोध, जिसको हम कहते हैं। इसको कंस्ट्रक्टिव रिसर्च में भी शामिल किया जाता है। तो जब आविष्कृत सत्यों एवं सिद्धांतों को प्रायोगिक रूप देकर वस्तु सूत्र का विस्तार करना, तकनीकों का आविष्कार करना, यही सब निर्णयात्मक और रचनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। प्राय सभी प्रायोगिक शोध जो हैं वो इस तरह के ही होते हैं, जिसमें कोई ना कोई निर्णय निकल के ही आता है। अब बात आती है तर्क रीति के आधार पर अनुसंधान के कितने प्रकार हैं। तो तर्कपूर्ण रीति से समुचित प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित करके निष्कर्षों पर पहुंचना अनुसंधान का लक्ष्य रहता है और अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में तर्क रीति अनिवार्य रूप से अपनाई जाती है। तर्क रीति के आधार पर जब हम अनुसंधान करते हैं तो, और प्रत्यक्ष सत्यों या फिर तथ्यों से गंभीर सत्यों को या फिर सिद्धांतों पर पहुंचने के लिए तर्क रीति की आवश्यकता तो होती ही होती है।
प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रमाणीकरण के लिए 2 तर्क पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें रहता है इंडक्टिव रिसर्च और दूसरा रहता है डिडक्टिव रिसर्च। अगर हम बात करें इंडक्टिव रिसर्च की, जिसको हम अगमनात्मक शोध भी कहते हैं, तो इस प्रकार के शोध में अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और समस्त वस्तुओं या तथ्यों की परख ना करके कुछ ही वस्तुओं या तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण कर लिया जाता है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात चुने हुए नमूने के आधार पर संपूर्ण के स्वरूप का अनुमान किया जाता है। अब दूसरा हम लेंगे निगमनात्मक शोध, जिसको हम डिडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। इसमें पूर्व स्वीकृत सामान्य तथ्य के आधार पर विशेष वस्तु की प्रकृति का अनुमान किया जाता है और इसमें समष्टि ज्ञान से व्यष्टि ज्ञान की ओर गमन किया जाता है और प्राय विशाल सामग्री का संचलन और गहन चिंतन की अपेक्षा रखने वालों के लिए अनुसंधान में दोनों ही पद्धतियों का योग बहुत आवश्यक रहता है। ये दोनों पद्धतियां कौन सी हैं? इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। या हम यूं कहें कि जो है इन तर्क रीति के आधार पर इन दोनों की ही आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं, अनुसंधान कितने प्रकार का है, और एक बार मैं फिर इसको समअप कर देती हूँ कि अनुसंधान के 4 आधार हैं और उन्हीं के आधार पर अनुसंधान के प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया विषयानुसार अनुसंधान, जिसमें हमने शामिल किया तीनों विषयों को, किसको? विज्ञान को, मानविकी को और साहित्य को। और दूसरे नंबर पर हमने विज्ञान के जो वैज्ञानिक जो विषय हैं उनके बारे में जाना। और दूसरे नंबर पर हमने लिया कार्य प्रणाली के अनुसार अनुसंधान के कितने भेद हैं। इसमें 3 भेद आए निकल के, प्रयोगात्मक भेद, सर्वेक्षणात्मक और दस्तावेजी, और चौथा मननात्मक, जिसमें सबसे पहले जो हमने प्रयोगात्मक शोध लिया, इसमें फिर आगे 3 प्रकार के शोध आए, जिसमें सैद्धांतिक, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक शोध लिया गया और इनको जाना गया। और दूसरे नंबर पर हमने सर्वेक्षणात्मक शोध लिया। सर्वेक्षणात्मक शोध के अंतर्गत हमने जाना कि सर्वेक्षण के आधार पर ही जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में काफ़ी कुछ शोध कार्य करने में जो है संबंधित तत्वों का अध्ययन होता है। और तीसरे नंबर पर हमने जाना दस्तावेजी शोध क्या है, फिर हमने जाना मननात्मक शोध क्या है, और उसके बाद हमने जाना लक्ष्य के अनुसार शोध के कितने प्रकार हैं।